Hello, lovely viewers, and welcome you all to the third episode of Expert Talk series. Expert Talk series जब हमने स्टार्ट किया तो हमने बहुत सारे टॉपिक्स लाइन अप किए थे, और जब मेरे पास हमारी टीम ने नेक्स्ट स्पीकर का जो हमने इनवाइट भेजा था, उनका नाम भेजा, आई वाज सो वेरी थ्रिल्ड, सो वेरी एक्साइटेड टू हैव डॉक्टर समीर बंसल ऑन द प्लेटफॉर्म विद मी। समीर मेरे बहुत अच्छे कलीग रह चुके हैं, बॉम्बे में हमने साथ में काम किया था, बहुत सालों का एसोसिएशन है। और आज जब इनको ना सिर्फ नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इंटरवेंशन पल्मोनरी मेडिसिन, इंटरवेंशन पल्मोनरी होता क्या है, क्या क्या उसके अंदर आता है, आज सब डिस्कस करेंगे डॉक्टर समीर के साथ। तो इतना अच्छा लगता है डॉक्टर समीर को इतने फैबुलस मतलब अचीवमेंट्स करते हुए। विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज मैं चाहूंगा कि मैं वेलकम करूं, अभी यहाँ पे ऑडियंस तो नहीं है बट आप लोग बाद में देखेंगे कि वेलकम डॉक्टर समीर टू लंगसुक। और एक्सपर्ट टॉक सीरीज में आज हमने आपको खास करके इनवाइट किया है क्योंकि आप जो कमाल का काम कर रहे हैं इंटरवेंशन पल्मोनरी मेडिसिन में, उसी के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो बता दूं, मैं डॉक्टर समीर बंसल जो हैं मेरे साथ हमारे कलीग थे बॉम्बे में जब हम नायर हॉस्पिटल में काम करते थे। उसके बाद नाउ ही इज कंसल्टेंट इंटरवेंशन पल्मोनोलॉजिस्ट एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट एट अपोलो हॉस्पिटल्स बैंगलोर। और अपोलो में जहां तक मेरी जानकारी जाती है समीर, 2 या 3 ब्रांचेस हैं वहां पे, और आप सब में एज अ कंसल्टेंट हैं। तो जी। वेलकम यू। थैंक यू डॉक्टर अंकुश, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपॉर्चुनिटी के लिए। सेकेंडली इतना ऐसा इंट्रोडक्शन देने के लिए जो शायद पता नहीं अभी उस लेवल पे है कि नहीं। बट हाँ, आपने जैसे पूछा कि बैंगलोर में यस 3 ब्रांचेस हैं इसके, बट वी प्रोवाइड आवर सर्विसेज टू ऑल 3 अपोलोज। तो हमारा पर्पस यही है कि अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल और रादर पल्मोनोलॉजी, जो कि एक लार्ज ग्रुप ऑफ व्यूअर्स को मालूम होगा कि क्या होता है क्या नहीं, along with that we also practice interventions। तो हम एग्जैक्टली। उसी बारे में बात करेंगे। आपने स्पेसिफिकली टॉपिक रखा है तो आई थिंक व्यूअर्स के लिए भी कि क्या होता है इसमें, क्या क्या चीजें कर सकते हैं ताकि उनको क्लियर हो, तो विल टॉक अबाउट दैट फर्दर। एग्जैक्टली, अमेजिंग अमेजिंग। तो डायरेक्टली बिना कोई टाइम बिल्कुल भी वेस्ट किए पहले क्वेश्चन ले लेते हैं व्यूअर का कि हमारे यूट्यूब चैनल पे जैसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो पहला क्वेश्चन आया है कि सर व्हाट इज इंटरवेंशन पल्मोनोलॉजी, होता क्या है ये, इतना जो बज है ना, सो मच बज अराउंड द वर्ल्ड, एंड हाउ डज इंटरवेंशन पल्मोनोलॉजी डिफर फ्रॉम बीइंग अ पल्मोनोलॉजी। जी, तो अब जब हम बात करते हैं इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी, अब कैसे है, आप देखते रहेंगे एक बहुत ही फाइन लाइन रहता है नॉर्मल पल्मोनोलॉजी में। अब हम एज अ पल्मोनोलॉजिस्ट हम क्या करते हैं, पेशेंट आता है, हम उनको एग्जामिन करते हैं, स्टेथोस्कोप रखते हैं, एक्सरे देखते हैं, सब करते हैं और हम एक डायग्नोसिस बनाने का कोशिश करते हैं। अब इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी एक स्टेप अहेड है, ऐसा बोल सकते हैं, या फिर उसी का एक पार्ट है। सपोज हमको स्टेथोस्कोप रख के भी कुछ नहीं पता चल रहा, अंदर कुछ है लंग्स के अंदर, तो इसमें क्या रहता है कि एक्चुअली उस चीज को एक्सेस करके या तो कोई डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए कि क्या बीमारी हुई है या क्या तकलीफ है पेशेंट को, और साथ ही साथ थोड़ा सा और सर्जिकल साइड पे भी थोड़ा वेंचर आउट करके उस चीज का ट्रीटमेंट करना। अब जैसे आपने देखा होगा कि गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट जब एंडोस्कोपी करते हैं, कोलोनोस्कोपी करते हैं, तो वो इंटरवेंशन है। कार्डियोलॉजिस्ट जब स्टेंट डालते हैं तो वो एक इंटरवेंशन है। तो वैसे ही जब पल्मोनोलॉजिस्ट अंदर कुछ भी लंग्स के साथ या लंग्स के बाहर पे कुछ भी करते हैं फॉर अ डायग्नोस्टिक पर्पस या फिर कोई ट्रीटमेंट पर्पस, उसको इंटरवेंशन बोलते हैं। तो एक बहुत ही फाइन लाइन है, लगा लीजिए, ओवरलैपिंग बिटवीन अ सर्जिकल एंड पल्मोनोलॉजी। जो फिजिशियन हो गया उस चीज को इंटरवेंशन बोला जाता है। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत अच्छे। तो डॉक्टर समीर, जैसा आपने बताया कि हम कोई भी इंटरवेंशन जब कर रहे हैं, सो इट इज बेसिकली हेल्पिंग अस इन अचीविंग टू अ पर्टिकुलर डायग्नोसिस, और ऑब्वियसली जब डायग्नोसिस अच्छा होगा या करेक्ट डायग्नोसिस होगा तो हम राइट ट्रीटमेंट दे पाएंगे। जी। अमेजिंग। तो पहली इंटरवेंशन हम ले लेते हैं जो कि बहुत ही बेसिक इंटरवेंशन मैं मानता हूँ और आज की डेट में बहुत वाइडली अवेलेबल है, कि ब्रोंकोस्कोपी क्या होता है, जी। या वीडियो ब्रोंकोस्कोपी या फ्लेक्सिबल ब्रोंकोस्कोपी, और किन पेशेंट्स को, विच पेशेंट्स वुड बी नीडिंग अ ब्रोंकोस्कोपी। अब देखिए, ब्रोंकोस्कोपी एक सिंपल टर्म्स में मैं आपको समझाऊं तो ब्रोंकोस्कोपी, अब जैसे सिंपल सी चीज है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी से सभी लोग वाकिफ हैं क्योंकि बहुत हाँ। टाइम से चले आ रहा है। एंडोस्कोपी क्या होता है कि आप जाते हैं, फूड पाइप में जाते हैं, स्टमक की तरफ जाते हैं, इंटेस्टाइन्स को देखते हैं। तो एसेंशियली आप बोल लीजिए एक सिंपल टर्म्स में ये एंडोस्कोपी है लंग्स का। तो एक पतला सा ओके। ट्यूब डालते हैं, जैसे आपके एक नॉर्मल पेन के बराबर उसका डायमीटर रहता है। एक एग्जैक्टली। फ्लेक्सिबल ब्रोंकोस्कोप होता है, उसके आगे एक कैमरा लगा रहता है। तो
हम्म, मेन उसका इंडिकेशन क्या है या फिर क्यों करते हैं हम वो, जब भी आपको डायग्नोसिस वैसे नहीं मिल रहा, सपोज हमने एक्सरे कर लिया, सीटी स्कैन कर लिया, बाकी के टेस्ट कर लिए, फिर भी हमको क्लियर नहीं हो रहा क्या डायग्नोसिस है, तो एक नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि डायरेक्टली अंदर जाकर के कुछ सैंपल लिया जाए लंग्स के अंदर से। अब उसमें बहुत सारी मोडालिटीज रहते हैं, ब्रोंकोस्कोपी तो एक वाइड स्प्रेड या फिर एक अम्ब्रेला टर्म हो गया। हम हाँ अंदर जी। जाके उनका जो सेक्रीशंस हुए या स्पूटम हुआ अंदर से जाके कलेक्ट कर पाए जो पेशेंट्स नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे, या फिर अंदर से जाके एक्चुअली बायोप्सी ले लें हम उनका। बायोप्सी क्या, एक छोटा सा लंग का टुकड़ा हुआ, तो टुकड़ा अंदर से लेते हैं। जाकर के वो टुकड़े ले लें, तो उसको ब्रोंकोस्कोपी का इनटेक इंटरवेंशन बोला जाता है। या फिर उसके आगे अलावा भी कुछ, जैसे सपोज कोई अंदर ट्यूमर ग्रो कर रहा है, उस ट्यूमर को कट हम्म, करके निकाला ताकि पेशेंट के सिम्टम रिलीव हो। तो अमंग मेनी अदर थिंग्स ब्रोंकोस्कोपी एक एसेंशियली एंडोस्कोपी है लंग्स का, जिसके थ्रू हम काफी हाँ कुछ जी। अचीव कर सकते हैं टू फाइंड आउट मोर अबाउट पेशेंट्स डिजीज एंड कॉन्सिक्वेंटली उसको ट्रीट करने के लिए काम आता है। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो क्या मैं अभी आपको हमारे पास दिखाना कोई? चाहूंगा एक छोटा सा इसका एक इमेज भी, ताकि हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा ज्यादा अच्छा आइडिया मिले कि होता क्या है ये। जी, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा था कि अगर जी, कोई हम बेसिक इमेज दिखा पाए। तो जी। आई थिंक अगर आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे होंगे यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी, देख पा रहे। जी, तो ये जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये पेशेंट का विंड पाइप है जो जा रहा है, इसके अंदर स्पेसिफिकली नोज के रास्ते से एक पतला सा ट्यूब डाला हुआ है, तो हम नोज या फिर माउथ दोनों से डाल सकते हैं। और ये आप देखिए, ये हाँ जी। आपका विंड पाइप का पूरा ट्रैक है जो कि आगे चल के डिवाइड होता है। इट इज मोर लाइक अ ब्रांचिंग ट्री, जैसे हम बोलते हैं अलग अलग ब्रांचेस रहते हैं। तो एक पतला सा स्कोप होता है जिसके थ्रू हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, मतलब ऑब्वियसली बहुत जी, दूर तक नहीं, जहां तक हमको बॉटम परमिटेड एरियाज रहता होता है है। स्कोप के लेंथ के हिसाब से, वहां तक हम जा सकते हैं इसमें। फर्दर सही अगर बात आप है। ऐसे देखें तो इसके थ्रू हम छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स लेकर, ये जैसे एक फोर्सेप आया, हाँ हाँ, तो जहां अमेजिंग से भी अमेजिंग। बायोप्सी लेना हो हम वो बायोप्सी ले सकते हैं। तो ले सकते हैं तो हमारे एसेंशियली, व्यूअर्स ये। जी, जी, हमारे व्यूअर्स इजीली देख पाएंगे, ये यहाँ पे टिप ऑफ द ब्रोंकोस्कोप है। अगर आप अपना कर्सर ले जाएं, ये टिप ऑफ द ब्रोंकोस्कोप है, और ये जो हरे रंग का, ग्रीन कलर का जो यहाँ से बाहर आ रहा है, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट चैनल है, जिसके जरिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हम डाल सकते हैं, जिसको डॉक्टर समीर बायोप्सी का बता रहे हैं, तो ये बायोप्सी फॉर। अमेजिंग, थैंक यू सो मच, ये तो बहुत अच्छा रहा नो देखने के लिए। प्रॉब्लम। तो बायोप्सी में भी क्या है, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े लेना, ऐसा नहीं कि पूरा लंग आ जाता है। कभी कभार लोगों को हाँ लगता है कि हम अंदर से लेंगे तो कोई हाँ दिक्कत तो नहीं होगा, ये बहुत ही छोटे छोटे माइन्यूट 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर के पीसेस आते हैं, विच इज हाँ। सफिशिएंट फॉर डायग्नोस्टिक पर्पसेस। ट्रू। अच्छा, बायोप्सी की बात कर ही रहे हैं, एक कॉमन बहुत ही मिथ रहता है पेशेंट्स के अंदर। जैसे हम ब्रोंकोस्कोपी या बायोप्सी बहुत बार ट्यूमर्स के डायग्नोसिस के लिए करते हैं, कैंसर के डायग्नोसिस के लिए कर रहे हैं, तो बहुत बार पेशेंट्स का ये मिथ रहता है, सर उसे छेड़ेंगे, उसका बायोप्सी लेंगे तो वो फैल तो नहीं जाएगा? तो आपका क्या व्यू रहेगा इस? नहीं, ये आपने बहुत ही करेक्ट क्वेश्चन पूछा। ये बहुत ही एक्चुअली, जैसे आपने बोला कि मिथ है कि हर बारी जब भी हम भी रूटीनली देखते हैं, हम पेशेंट्स को बोलते हैं इसका बायोप्सी करना पड़ेगा, तो लोगों को लगता है कि अच्छा ट्यूमर हो गया है क्या। तो जी। ऐसा नहीं है। बायोप्सी एक सिंपल प्रोसीजर है किसी भी चीज का टुकड़ा लेना। अगर मैं अपने हम्म, स्किन से एक छोटा टुकड़ा लूं तो वो स्किन बायोप्सी हो गया। ऐसी अगर मैं मुंह से एक टुकड़ा लूं तो वो टंग बायोप्सी या कुछ हो गया, वैसे ही लंग से लूं तो लंग बायोप्सी। वो, यस, ट्यूमर्स के लिए भी लिया जाता है, वो और भी कंडीशंस के लिया जाता है, सिंपल, कोई इन्फेक्शन हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, कुछ भी हो गया उसके लिए। ऐसा नहीं है कि अब बायोप्सी लेके कुछ भी फैलेगा, क्योंकि वो ऐसे, हम्म, जैसे मैंने पहले बताया, बहुत ही छोटा टुकड़ा लिया जाता है जो कि लिमिट कर देता है आपका कोई भी स्प्रेड। इन केस वो ट्यूमर भी है तो उसमें ऐसा कुछ डर नहीं है कि आपका बायोप्सी लेके या कोई भी इंटरवेंशन करके वो फैलेगा। ऐसा ये एक चलेगा। मिथ है सिर्फ। रादर वो हमको हेल्प करता है डायग्नोसिस में, ताकि उसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट हो सके। ठीक है। तो डॉक्टर समीर, अभी हमने एक स्पेक्ट्रम की बात करी है, ब्रोंकोस्कोपिक इंटरवेंशन, उसके बारे में हम डिटेल में और बात करेंगे। अगला हम बिल्कुल ही डिफरेंट सेट ऑफ इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं कि आप कुछ बताइए कि चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज, जो बहुत ही पुराने जमाने से टर्म चला आ रहा है कि चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज है या आईसीडी जिसे कहते हैं, तो वो क्या प्रोसीजर है, किन पेशेंट्स के लिए प्रेफर्ड है? और उससे भी इम्पोर्टेंट मैं चाहूंगा कि यूजर्स ये समझें कि एक जो मोटी चेस्ट ट्यूब और पतली चेस्ट ट्यूब जो आजकल आती हैं, जिन्हें पिकटेल जी, कैथेटर कहते हैं या इंडवेलिंग कैथेटर होती हैं, उनमें बेसिक डिफरेंस अगर आप हमें बता। आई जी, आई नो बहुत बड़ा सवाल है, बट जितना संक्षेप में, जितना ब्रीफ में आप बता। ठीक है। तो अब जब हम इसकी बात करते हैं चेस्ट ट्यूब, तो चेस्ट ट्यूब एसेंशियली क्या होता है कि आपके चेस्ट के बाहर से एक ट्यूब डालना,
जिससे कि हम अंदर से अगर कोई हवा कलेक्टेड है या पानी कलेक्टेड है उसको निकाल पाए। मैं आपको एक ठीक है। एक्चुअली स्क्रीन शेयर करके एक डायग्राम दिखाना चाहूंगा जिससे कि ये थोड़ा जी। बेटर क्लियर हो जाएगा रादर। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमारे लंग्स हुए, ये लंग्स के बाहर का हाँ जी। कवरिंग है। तो इफ यू कैन सी लेफ्ट साइड पे कैसे लंग्स पूरे आपकी कैविटी को ऑक्यूपाई करते हैं, जबकि हाँ। आप इस साइड में देखें तो यहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ पड़ा है। तो ये पानी जो ओके। होता है, ये कई बार ऐसा लोग समझते हैं कि लंग्स के अंदर, वो अलग कंडीशन हाँ। होती है। लंग्स के बाहर में जो पानी है, तो इसको जब हम निकालना चाहें तो वो चेस्ट ट्यूब हाँ के जी। जरिए निकालते हैं। यहाँ पे एक और छोटा सा डायग्राम है, आप देख सकते हैं कैसी ये हाँ जी। ट्यूब है जो कि हम बाहर से इंसर्ट करके इसके अंदर डालते हैं। हाँ ठीक जी। है, तो अब इसका मेन पर्पस क्या होता है? अब जब आपका लंग, ऑब्वियस ही बात है, वहां पे पानी इकट्ठा है तो आपका लंग छोटा 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 हो जाएगा, तो हम्म। जिसकी वजह से ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है। ऐसे केस में हम ट्यूब डाल के कई बार उसको निकालते हैं। अब सारा हम्म। डिपेंड करता है कि अंदर किस तरीके का पानी भरा हुआ है। कई बार ऐसा हम्म। हो सकता है कि ब्लड भर गया किसी वजह से, ट्रॉमा हुआ, कुछ हुआ। कई बार होता है कि बहुत ही थिक पस जैसा कुछ वहां पे जमा हुआ है, मवाद जमा हुआ है। हम्म। कई बार होता है कि नॉर्मल क्लियर पानी होता है। तो आइडिया ये है कि जितना क्लियर आपका पानी है उतना हम छोटा ट्यूब डाल सकते हैं, क्योंकि वो आसानी से हम्म। निकल आता है। लेकिन जब एग्जैक्टली। आपका पस हुआ या फिर आपका ब्लड हुआ, जो कि क्लॉट होने के चांस होते हैं या फिर थिक होके हम्म। जम जाने के चांस होते हैं, तो ज्यादा करके हाँ हम जी। बड़ा ट्यूब डालते हैं। अभी मेरे पास ओके। और इमेज नहीं है अलग अलग टाइप के कैथेटर के। कुछ कुछ होते हाँ हैं जो हाँ। एकदम माइन्यूट कैथेटर होते हैं। जी। उनको हम कई बार, कुछ कंडीशंस होते हैं, सपोज किसी को कैंसर है। अब कैंसर का अगर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा या पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से पानी बार 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 भर सकता है। तो हाँ। रादर देन कि हम उसमें हर बार सुई डालें उसको निकालें या फिर ट्यूब डालें उसको निकालें, एक ये टर्म होता है, एक ट्यूब होती है इनड्वेलिंग कैथेटर, जो कि बहुत ही पतला, इनवेलिंग। 2 सेंटीमीटर का भी डायमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर से भी कम का डायमीटर होता है, उसको अंदर छोड़ देते हैं। जिसमें कि क्या होता है, कभी भी आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो या कुछ हो तो नीचे एक बॉटल लगा करके उसको निकाला जा सकता है। तो ये होता है एक इनड्वेलिंग कैथेटर, और ये जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये एक बेसिक मैकेनिज्म है कैसे हम इस चीज को ड्रेन हाँ आउट जी। कर सकते हैं। हम इसमें और फोटोज ऐड कर देंगे हमारे व्यूअर्स के लिए ऑफ जी। लाइक प्रोसीजर लाइव इंटरवेंशन जो हमने किए होंगे, तो वो हम ऐड कर देंगे ऑफ इंडवेलिंग कैथेटर एज वेल एज प्लूरल प्लूरल ड्रेनेज। बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर समीर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि अभी हमने बायोप्सी का बात कर लिया कि ब्रोंकोस्कोपी के जरिए हम सिक्रीशंस निकाल रहे हैं या हम बायोप्सी ले रहे हैं। तो इसके अलावा एक और प्रोसीजर जैसे रहता है कि नीडल एस्पिरेशन जब हमें करना रहता है, चाहे वो एंडोल्यूमिनल कुछ हो या फिर इवन ट्रांस ब्रोंकियली हम करते हैं जिसे टीबीएनए कहते हैं। जी। तो हमारे व्यूअर्स के लिए अभी नया टर्म होगा, बट आई एम वेरी श्योर कि आप इतने सिंपल टर्म्स में समझाएंगे कि वो समझ जाएंगे कि ट्रांस ब्रोंकियल नीडल एस्पिरेशन क्या होता है। और जो आजकल की मोडालिटी बहुत फेम पकड़े हुए है, एंडो ब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड, ईबस क्या होता है और ईबस गाइडेड टीबीएनए क्या होता है, प्लीज उस जी। पर कुछ। तो अब ये भी एक तरीके से आप लगा लीजिए ब्रोंकोस्कोपी के जरिए किया जाता है। अब जब हम बोलते हैं ईबस या एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड, एंडोब्रोंकियल मतलब ब्रोंकस के अंदर जो कि विंड पाइप है। अल्ट्रासाउंड ठीक है। मतलब आप सब समझते हैं कि अल्ट्रासाउंड कैसे किसी किसी चीज को देखने के काम आता है। वो पेट का भी हो सकता है, वो किसी भी चीज का हो सकता है। एग्जैक्ट। तो एक तरीके से इन दोनों मोडालिटीज को कंबाइन करना, कि हम ट्यूब अंदर डाल रहे हैं और उसी के अंदर आपका अल्ट्रासाउंड एक फिक्स्ड है। तो हाँ। अब तो कैसे, जो हम जब अंदर जाते हैं विंड पाइप के अंदर, हमको जो चीज सामने सामने दिख रही है उसके लिए तो जाहिर सी बात है हमको अल्ट्रासाउंड की जरूरत नहीं है। नहीं। लेकिन कुछ चीजें जो लंग विंड पाइप के अंदर नहीं है बल्कि उसके एडजेसेंट है, उसके लिए हमको अल्ट्रासाउंड की जरूरत पड़ती है। तो वो क्या होते हैं, वो ज्यादा करके लिम्फ नोड्स में काम आता है। लिम्फ नोड्स ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में हेड टू टो हर जगह प्रेजेंट होते हैं, जिनका कि नॉर्मल हम्म। काम होता है आपके इम्यून सेल्स को बनाना। या जब उनका एक पर्टिकुलर साइज से बड़े हो जाते हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई बीमारी की वजह से है। तो यहाँ पे मैं दोबारा से आपको अपना एक स्क्रीन शेयर करके दिखाना चाहूंगा कि एग्जैक्टली व्हाट डू आई मीन बाय दैट। आप ये जैसे देखें, ये हमारी विंड पाइप है। ये विंड पाइप आती है और ये डिवाइड करती है राइट लंग और लेफ्ट लंग में, और ये आप छोटे छोटे नोड्यूल जैसे स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, ये होते हैं लिम्फ नोड्स। तो ये लिम्फ विंड नोड्स। पाइप के अंदर नहीं बल्कि बाहर होते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैक्सिमाइज करके दिखाता हूँ। ये जो ऊपर से आ रहा है स्कोप, ये ब्रोंकोस्कोप है, ये अल्ट्रासाउंड प्रोब रहता है इसमें। तो हाँ इसके जी। जरिए हम रियल टाइम गाइडेंस में देख सकते हैं कि लिम्फ नोड के अंदर क्या है,
क्या उसके अंदर ब्लड वेसल है, क्या क्या चीज है, और नीडल लाकर हम उसको धीरे धीरे एस्पिरेट करते हैं। इमेज में थोड़ा ट्रू। सा डरावना लग रहा है, बट ये नीडल एक्चुअली बहुत ही छोटा रहता है, 1 मिलीमीटर से भी बहुत ही छोटा इसका वो गेज रहता है। इनफ रहता है कि इसके अंदर से एडिक्वेट सैंपल आ सके, जिससे कि हम उसको एस्पिरेट करके पता कर सकें किस वजह से है। आजकल टेक्नोलॉजी इतना आ गया है, हम उसी साथ के साथ इसमें से एस्पिरेट करके वहीं पे इसको देख सकते हैं कि ये कैंसरस है कि नहीं है कि क्या है, ताकि अगर जरूरत पड़े तो हम इसको आगे और मोडालिटीज के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट, रैपिड ऑन साइट इमेज। ट्रांस ब्रोंकियल क्या हुआ कि जब हम ब्रोंकस या फिर विंड पाइप को अक्रॉस नीडल डालकर इसमें से कुछ ना कुछ मटेरियल ले सकें, तो उसको हम टीबीएनए बोलते जी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो मतलब आप रैपिड ऑन साइट इवैल्यूएशन की बात हैं। कर रहे थे, एग्जैक्टली। रोज टेक्निक। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये हो गया हमारा ईबस और ईबस टीबीएनए का आपने बात कर लिया। और बहुत ही फाइन नीडल रहता है जैसे हम रूटीन बहुत ही प्रैक्टिस पतला। में जो करते हैं। एंड और अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के अंदर हो रहा है तो और भी ज्यादा फायदा है पेशेंट के लिए कि सेफ्टी बहुत कॉम्प्लिकेशन के रहता चांसेस है बहुत आजकल, बहुत और सेफ। टेक्नोलॉजी धीरे धीरे एडवांस इतना हो रहा है कि आजकल लगभग हमारा इसका कॉम्प्लिकेशन रेट नील रहता है। मतलब नील हम रहता है। कम से कम 2,500-3,000, इनफैक्ट अभी हम कल ही परसों अपने नंबर्स देख रहे थे, कुछ 3-3,500 कर चुके हैं ई बस। और यूजुअली हम्म, मतलब शायद ही एक आध पेशेंट में कभी कुछ थोड़ा सा ब्लीडिंग हुआ होगा, उसके अलावा सेफ, यूजुअली बहुत ही सेफ। सेफ प्रोसीजर है। जी। अच्छा, मेरे को यहाँ पे एक सवाल आ रहा है कि इस वक्त आज की डेट में आप ईबस टीबीएनए के लिए कौन सा नीडल यूज कर रहे हैं? बिकॉज जैसा है कि बहुत सारे तरह के आजकल नीडल्स हैं। जी। तो आप कौन सा तो यूज कर रहे उसमें सारा डिपेंड करता है, अगर तो हमारा लिम्फ नोड बहुत बड़ा है और हैं? हमको आंसर चाहिए, या फिर कोई पेशेंट, अभी हम फर्स्ट टाइम जब भी करते हैं तो आइडियली ये होता है कि आपका जितना छोटा नीडल हो सके उतना यूज करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ऑलमोस्ट 80-90% ऑफ टाइम्स उससे क्लियर हो जाता है। तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट गेज में आता है, 19, 20, 22, 24 गेज में। तो हम यूजुअली 21 to 22 गेज नीडल यूज 21 करते टू। हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे सस्पिशन है कोई कैंसर का या कुछ, जिसके लिए हमको ज्यादा मटेरियल चाहिए ताकि बार बार पेशेंट को हमको प्रोसीजर में सब्जेक्ट ना करना पड़े, तो हम उसके लिए यूजुअली थोड़ा बड़ा नीडल यूज करते हैं। कुछ अलग अलग टाइप के उसके टिप्स आते हैं जिसके थ्रू बायोप्सी लेना इजी हो जाता है, क्राउन कट नीडल जिसको बोलते हैं। तो इन सब टाइप अच्छा। के नीडल्स हम ऐसे सिचुएशन में यूज करते हैं, जैसे लिम्फोमा हुआ या कुछ जिसका डायग्नोसिस पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है इवन आफ्टर अ नॉर्मल बायोप्सी, तो उसमें हम बड़े जी, नीडल्स यूज करते हैं। ठीक ठीक। बहुत अच्छे। तो क्राउन कट नीडल आप स्पेसिफिकली कुछ ही पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे ले लेते हैं। पर आई मस्ट मतलब कमेंड यू कि जो आप इमेजेस शेयर कर रहे हैं ना, उससे हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ही इजी हो जाएगा ये समझने के लिए। एंड दे विल बी एबल टू टेक वाइजर डिसीजंस जी। फॉर देमसेल्व्स एंड देयर पेशेंट्स। थैंक यू सो मच। तो नो अगला प्रॉब्लम। क्वेश्चन है यहाँ पे, जो आपने ऑलरेडी लंग बायोप्सी के बारे में हमें बता दिया है। तो आपने ब्रोंकोस्कोपी गाइडेड बायोप्सी ऑलरेडी शेयर कर दिया है। तो मैं चाहूंगा यहाँ पे आप कुछ, जो नई टेक्नोलॉजी आजकल है क्रायो बायोप्सी, उसके बारे में कुछ जी। बताएं। सो अब जब आपने नाम लिया है क्रायोबायोप्सी, तो क्रायोबायोप्सी क्या है? अब नॉर्मल एक टर्म इसमें हम डिवाइड कर सकते हैं, क्रायो और बायोप्सी। बायोप्सी आपको बताया कि किसी भी चीज का टुकड़ा लेना। अब जब हम उसके आगे क्रायो लगाते हैं, क्रायो एक बेसिक टर्म है जो डिराइव हुआ है कोल्ड टेक्निक से। तो अब इसमें क्या होता है, रादर देन, जैसे मैंने आपको दिखाया था, आई जस्ट शो इट अगेन। हम्म। ये मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे एक छोटा सा ग्रीन जो आप देख सकते हो, वो फोर्सेप्स। अब जी। इसकी जगह पे कई बार एक ऐसी, आप ये लगा लीजिए, फोर्सेप्स के अगर जॉज यहाँ पे नहीं होंगे, सिर्फ एक ये वायर जैसा होगा, तो आगे का ठीक जो है। उसका कुछ ये छोटा सा पार्ट होता है 2-3 मिलीमीटर्स का, ये ऐसा होता है कि हम इसको फ्रीज कर सकते हैं। तो आइडिया ओके। ये होता है, हमको जहां से भी बायोप्सी लेना है हम इसको वहां पे एडवांस करते हैं और फिर हम हम्म। इसको फ्रीज करते हैं। ये फ्रीज होता है -30, -40, -50 डिग्रीज तक। तो कैसे, जो आपका लंग का टिश्यू है या बॉडी का कोई भी टिश्यू होता है उसमें थोड़ा वाटर कंटेंट होता है। तो आइडिया ये है कि उसके आसपास का कुछ 2 सेंटीमीटर, कभी 2 मिलीमीटर तक का एरिया ये फ्रीज कर सकता है, जिसके जरिए हम इसको पुल करते हैं तो उतना टिश्यू हमारे पास आ जाता है। एडवांटेज उसमें क्या होता है, एडवांटेज ये रहता है कि हम बड़े बड़े इसमें से पीसेस ले सकते हैं, बड़े। जिससे कि हमको आंसर मालूम पड़ जाता है। अब हम्म। ये बहुत ही स्पेसिफिक चीजों के लिए यूज होता है। पहले ये सब टेक्नोलॉजी के पहले इन सब चीजों में हमको सर्जरी करके बायोप्सी लेना पड़ता था। तो अब सर्जरी का ऑफ कोर्स है कि हम यहाँ पे बीच में कट लेंगे या साइड में कट लेंगे, उसके बाद में हम बड़ा सा टुकड़ा निकालेंगे जिसमें कि
कॉम्प्लिकेशन रिस्क ज्यादा है, पेशेंट्स को हॉस्पिटल में ज्यादा देर रुकना पड़ता है। तो अभी इस टेक्नोलॉजी की वजह से हम सर्जरी के जितना तो बड़ा टुकड़ा नहीं लेते, लेकिन हम नॉर्मल जो 1 to 2 mm है उसकी जगह पे हम 45 स्क्वायर मिलीमीटर या कभी कभार 55 स्क्वायर मिलीमीटर तक का पीस ले लेते हैं, जिसकी वजह से डायग्नोसिस ऑलमोस्ट हमारा सर्जिकल लंग बायोप्सी के बराबरी के उस पे आ जाता है। जी। तो ये इसका मेनली एडवांटेज है। मैं एक बार चेक करता हूँ, अगर मेरे पास कोई इमेज रहेगा कि उसके हाँ पीसेस जी। एक्चुअली कैसे निकलते हैं, तो मैं आपके साथ एक बार शेयर करता हूँ। तो श्योर प्लीज। एक्चुअली काफी अच्छे अच्छे इसमें से पीसेस निकलते हैं और इसके अंदर बहुत क्लियर अच्छे। बहुत ज्यादा हो जाता है कि आपका डायग्नोसिस अल्टीमेटली क्या है क्या नहीं। और इसमें मैं एक दो और एडवांटेज शेयर करना चाहूंगा कि क्रायो टेक्निक के क्या रहते हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि आप उसमें ऐड करेंगे। क्योंकि फ्रोजन मतलब हम फ्रीज कर रहे हैं ना टिश्यू को, तो ब्लीडिंग का रिस्क हमारा बहुत ही मतलब इट्स लाइक मिनिमल, और इनफैक्ट ब्लीडिंग होगी नहीं। अगर होगी भी तो हम उसे फ्रीज कर पाएंगे टिश्यू को। प्लस क्या है, जो टिश्यू हमने फ्रीज करके निकाला है, सो इट इज ऑलरेडी एक्टिंग एज अ फ्रोजन सेक्शन, तो उसकी प्रिजर्वेशन भी बहुत अच्छी हो। उसमें जो टिश्यू आर्किटेक्चर है, ये कॉमनली हमें एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि जैसे हमने नॉर्मल बायोप्सी लिया, बहुत छोटे जॉज हैं, तो वो जो आर्किटेक्चर प्रिजर्व होना चाहिए, पैथोलॉजिस्ट कॉमनली कंप्लेन करते हैं कि सर ये तो क्रश आर्टिफैक्ट आ गया है, टिश्यू आपका क्रश हो गया, या फिर उसको कंटेनर में डालते टाइम किसी ना किसी तरीके से वो क्रश हो जाता है। बट क्रायोबायोप्सी से ये भी एडवांटेज जी, तो ये डेफिनेट एडवांटेज है। और भी एप्लीकेशन हैं इसके। कई बार है। हाँ बिल्कुल। लंग्स के अंदर कुछ अटक गया, बहुत बार ऐसा होता है कि नॉर्मली कैसे कुछ हम खा रहे हैं फॉर अ अ, बॉडी। या फिर कुछ कर रहे हैं, वो गलती से आपका विंड पाइप के अंदर चला गया, तो उसको जी जी। निकालने के लिए क्रायोप्रोब यूज आता है। या फिर कई बार ट्यूमर है, ट्यूमर को हमको काटना है, तो उसकी ब्लीडिंग रिस्क कम करने के लिए ट्यूमर टिश्यू को थोड़ा सा एक तरीके से बोल लीजिए कि ट्यूमर टिश्यू को मारने के लिए भी वो काम आता है क्रायोप्रोब। तो ये काफी तो जब एडवांटेजेस हैं आपने इस चीज के। जब आपने बात करी दी है ट्यूमर टिश्यू को कट करने की और उसे निकालने की, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आप हमारा को प्लीज थोड़ा सा बताइए डी बल्किंग फिनोमेना, डी बल्किंग प्रोसेस के बारे तो डी बल्किंग क्या होता है? अब हमारे पास ऐसे बड़े सारे केसेस आते हैं कि किसी भी कारण से लंग कैंसर हुआ या कोई भी और कैंसर हुआ, उसमें क्या होता है, कई बार आपका मेन विंड पाइप के अंदर ही ट्यूमर हो गया। में। मेन विंड पाइप के हम्म। अंदर ट्यूमर हो गया तो पेशेंट्स एकदम ऐसी हालत में आते हैं कि सांस नहीं ले पाते। तो इसमें कई बार ऑप्शन आपका बचता है कि सर्जरी। अब लेकिन बहुत बार ऐसे पेशेंट सर्जरी के लिए फिट ही नहीं होते जब तक आप सर्जरी का प्रेपरेशन करें। मे बी द पेशेंट इज नो मोर, क्योंकि आप वेंटिलेटर भी डालोगे तो वेंटिलेटर से भी सांस कहाँ जाएगा। तो इनको हम करेक्ट। कई बार ये ऐसे प्रोसीजर्स के लिए लेते हैं कि ट्यूमर्स को हम अंदर से निकालें। तो मैं आपको जस्ट एक इमेज शेयर करके दिखाना चाहूंगा श्योर दोबारा श्योर। से। ये जैसे एक इमेज था अपने केस से बनाई है, आप देख सकते हैं मेजर विंड पाइप में एक बड़ा सा ट्यूमर था। तो इसको पूरा हम पूरा। इस हिसाब से पूरा बर्न किया, इसको कट किया, ताकि आप देख सकते हैं पीछे कैसे विंड पाइप के बाकी के हिस्से हैं, ताकि इनका हाँ जो जी। एयर फ्लो है वो रिस्टोर हो सके, पेशेंट आराम से सांस ले सके। ये थोड़ा बर्न टिश्यू है, ये एक आध दो दिन में पेशेंट खांस खांस के निकाल देते हैं। और ये फाइनली आप इधर देख सकते हैं कैसे वो ट्यूमर जो हमने बीच में से एक पूरा निकाला था यहाँ पे पड़ा हुआ है। जी तो एसेंशियली जी। डी बल्किंग क्या होता है? डी बल्किंग होता है कि आप अंदर कोई ट्यूमर उग रहा है आपके मेन विंड पाइप के अंदर, लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, आप कोई ना कोई मोडालिटी से उसको कट करके उसको निकालें, ताकि पेशेंट्स के सिम्टम वैसे ही वहां से रिलीव हो सकें। तो उसको हम डी बल्किंग बोलते हैं। और एक ये प्रोसीजर है जो हम काफी टाइम से करते आ रहे हैं, और जिससे कि हमने देखा कि बेनिफिट इतना होता है पेशेंट्स को, स्पेशली बहुत। सर्जिकल रूट पे नहीं जाना पड़ता है। ऑन टेबल पेशेंट्स को ही एकदम से अचानक से काफी बेनिफिट होता है। तो दिस इज कॉल्ड अच्छा, डीबल्किंग। तो इसके लिए आपने मोस्ट लाइकली शायद स्नेयर यूज किया होगा या कुछ इसके और। लिए हाँ काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं आजकल, लेजर है, स्नेयर है, बहुत सारी चीजें हैं। तो हाँ, इस टिपिकल चीज के लिए हमने स्नेयर यूज किया था। स्नेयर यूज किया था, ओके। तो इसी में स्टेंटिंग का क्या प्रेफरेंस, मतलब किस पेशेंट में स्टेंटिंग रहेगा और क्या मटेरियल आप स्टेंट के लिए प्रेफर कर रहे हैं। स्टेंट भी कैसे होता है? आप देखिए, सिंपल सी चीज है, लोगों को लगता है स्टेंट मतलब एंजियोप्लास्टी, कि हम वहां पे स्टेंट बिठाते हैं। तो सीधी सी चीज है, मतलब वही होता है, इसका पर्पस वही होता है। कभी भी आपका कोई भी चीज, जैसे इस केस में विंड पाइप आपकी कोलैप्स हो गई, तो इसको खोलने के लिए स्टेंट आता है। तो हम्म। काफी कंडीशंस होती हैं, जैसे ट्यूमर हुआ, बाहर से कंप्रेस कर रहा है या अंदर ही अंदर ग्रो कर रहा है विंड पाइप के, जिससे आपका विंड पाइप छोटा हो जाता है। आइडिया ये होता है कि विंड पाइप को खोल के उसके अंदर स्टेंट बिठाना, ताकि उसके बंद होने के चांसेस कम हो जाए। अब चांसेस जैसा आपने पूछा मटेरियल, तो मटेरियल इसमें मेटल भी आते हैं, सिलिकॉन भी आते हैं। अब कई बार ऐसे होते हैं कि पेशेंट्स आते हैं हमारे पास जिनको एंड स्टेज कैंसर हुआ, जिनका जी। पता है हमको कैंसर सही नहीं होगा, लेकिन उनको हम जितना भी
टाइम है अच्छा बिताने के लिए, उनकी ब्रीदिंग डिफिकल्टी कम करने के लिए स्टेंट बिठाते हैं, तो वैसे परमानेंट स्टेंट होते हैं जिसमें हम ज्यादा करके मेटल स्टेंट इस्तेमाल करते हैं। मेटल। वरना बाकी के कंडीशंस होते हैं तो हम सिलिकॉन स्टेंट इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसमें कॉम्प्लिकेशन के रिस्क कम होते हैं। तो मैं जस्ट आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे, ये देखिए, जैसे हमारा एक है पेशेंट जिनका ये विंड पाइप एकदम ही ब्लॉक था, तो इसको इनको पहले हमने ये बलून डाल करके ये ओपन किया, ये ओपन हुआ, बट रेकरेंस हुआ इसमें, तो नेक्स्ट टाइम हमने इनको ये स्टेंट बिठाया, तो ये सिलिकॉन स्टेंट है। एक तरीके से आपके विंड पाइप की शेप ले लेता है ताकि आपका ब्रीदिंग बहुत इजी हो जाए। इसमें बस एक ही चीज अमेजिंग। रहता है कि आपको बीच बीच में रेगुलरली आपको एक चेकअप के लाना पड़ता है। कितना रेगुलर, इनिशियली हम करते हैं जैसे 4 हफ्ते पे, बट उसके बाद एक बार लगता है ये सही है, तो हम 3 महीने पे, 6 महीने पे देखते हैं। क्या स्टेंट परमानेंट रहते हैं? कैंसर के केसेस में यस, समटाइम्स अगर वो रिलीव नहीं होता, बट नॉर्मली हम 3 से 6 महीने पे इसको निकाल देते हैं। तब तक प्रिंसिपल यही है कि विंड पाइप ऑटोमेटिकली खुल जाएगा डायरेक्ट प्रेशर से, इसके लॉन्ग टर्म प्रेशर से स्टेंट के। बहुत अच्छे। ठीक है। तो आजकल एक और मतलब मैं मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि क्योंकि फैंटास्टिक इमेजेस यू आर शोइंग अस, तो थैंक यू सो मच, आपने इतना एफर्ट लिया है इसके लिए। अच्छा, एक ये और क्वेश्चन आ रहा है लास्ट, एक टेक्निक का, कि ब्रोंकियल थर्मोप्लास्टी जो आजकल बहुत फेमस है और बहुत ही थोड़े सेंटर्स पे हो रही है, आई बिलीव आपके सेंटर पे हो रही है, कि ब्रोंकियल थर्मोप्लास्टी क्या प्रोसीजर है? जी, तो अब ब्रोंकियल थर्मोप्लास्टी अगर हम बोलें तो ये मेनली यूज होता है अस्थमा के पेशेंट्स में। अब नॉर्मली क्या होता है, आपके 95 टू 98% अस्थमा पेशेंट्स को इन सब चीजों का जरूरत नहीं पड़ता। आप अपने जिस चीज से आपको दिक्कत है उसका कंट्रोल रखें, प्रिवेंशन रखें, अपने इनहेलर्स लें और बाकी की चीजें करें, तो आप मोर और लेस आपके सिम्टम्स रिलीव हो जाते हैं। कुछ केसेस जैसे कि आप मैक्सिमम ट्रीटमेंट ले लें, स्टेरॉइड्स पे हैं, सब हैं, फिर भी आपको दिक्कत रह रही है, तो उसमें क्या होता है, जो आपकी विंड पाइप रहती है उसका बेसिकली उसमें अंदर इतना मसल ग्रो हो जाता है कि आप कुछ भी करें वो वापस चौड़ी नहीं होती, जिस वजह से नहीं आपको होता। दिक्कत रहती है। तो उस केस में आपको ये प्रोसीजर काम आता है, ब्रोंकियल थर्मोप्लास्टी। तो अब ये मैंने जस्ट एक इमेज कहीं से लिया है, ये हमारे इसका नहीं है, क्लीवलैंड क्लिनिक के वेबसाइट से मैंने ये इमेज लिया है। हाँ हाँ। आप देख सकते हैं ये जैसे एक ये विंड पाइप क्रॉस सेक्शन में लिया हुआ है, तो कैसे अंदर हम्म, एक्स्ट्रा मसल यहाँ पे इकट्ठा हुआ पड़ा है। जी। तो ये ब्रोंकियल थर्मोप्लास्टी का जो प्रोब रहता है, ये एसेंशियली हम्म, यहाँ पे थर्मल एनर्जी अप टू 60 जी। 65 डिग्रीज तक एनर्जी देता है। इसको बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट बर्स्ट के लिए, मतलब 3 सेकंड 5 सेकंड के लिए इसको अप्लाई करते हैं। आइडिया क्या होता है, ओवरऑल इसको श्रिंक कर देता है। ये श्रिंक कर देता है तो आप देख सकते हैं कैसे आपका विंड पाइप का कैलिबर यहाँ पे बढ़ गया है, हवा का आना जाना बहुत इजी हो जाता है, और ये इफेक्ट यूजुअली सस्टेन्ड रहता है। काफी स्टडीज हुए हैं, 2 साल 3 साल के फॉलोअप, और हम भी देखते हैं अपने पेशेंट्स में जिनको पहले कुछ चीज से रिलीफ नहीं मिल रहा था, इसके बाद इनको काफी बेनिफिट पहुंचता है और ये सस्टेन्ड रहता है अगले 2 3 साल तक। मेन आइडिया, यस आपको अपना इनहेलर लेना पड़ेगा, लेकिन इस बार आपको इनहेलर्स आपके काफी अच्छे से काम करते हैं, ऐसा सब्स्टिट्यूट नहीं है ये इनहेलर्स के लिए। जस्ट एक एड ऑन थेरेपी है कि आपको उन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप ये भी साथ में कर सकते हैं। कर सकते हैं। ठीक है, अमेजिंग। तो मेरे तो ध्यान में इतने ही टॉपिक्स आ रहे हैं इंटरवेंशन पल्मोनरी के, बस एक हमेशा हमारे किसी से पूछते हैं, व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? आप किस तरह से, ऑलरेडी काफी इवॉल्व हो रहा है ये फील्ड, इंटरवेंशन पल्मोनरी इंडिया में भी हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, तो किस तरह से इंटरवेंशन पल्मोनरी हमारे फ्यूचर में प्रैक्टिस एसेंशियल्स को चेंज कर देगा? नहीं, देखिए, आज का जो टाइम है वो मेरे को लगता है हम्म, बहुत ही एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का है। तो पहले क्या होता था, लोग कहते थे डॉक्टर नब्स पकड़ के पहचान जाते हैं, धीरे धीरे क्या हुआ, आपके हाँ सीटी स्कैन एक्सरे आए जो आपको फैसिलिटेट किया। आज की डेट में अब हमारे पास ये और मोडालिटीज हैं कि हम एक्चुअली उस चीज तक जाके देखें कि क्या है, हाँ जी। ताकि ट्रीटमेंट बहुत ही एक टारगेटेड ट्रीटमेंट रहे, जिससे कि आपको बेनिफिट ज्यादा मिलता है। तो यस, डेफिनेटली इंटरवेंशन पल्मोनोलॉजी ने ये काम बहुत ईजी कर दिया है, दोनों तरीके से, डायग्नोस्टिक पर्पज से भी और ट्रीटमेंट पर्पज से भी। नहीं तो पहले क्या होता था, कुछ भी ऐसी दिक्कत है आप जाओ सर्जरी कराओ। सर्जरी कई बार पेशेंट्स या तो फिट नहीं है, या पैसा नहीं है, या कुछ, तो डेफिनेटली दिस इज लेस एक्सपेंसिव देन सर्जरी, लेस कॉम्प्लिकेटेड देन सर्जरी, थोड़े फास्टर रिजल्ट्स आते हैं। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि हर एक चीज का सब्स्टिट्यूट है ये हर सर्जरी का, बट डेफिनेटली काफी सारी चीजों में। कई बार डिफरेंस। जैसे मैं आपको बोल रहा था कि अब पेशेंट्स होते हैं जो कुछ ना कुछ खा, कुछ गलती से सपोज आपकी विंड पाइप में चला गया। अब ये मैं इमेज दिखाना चाहता हूँ, एक पेशेंट हमारे पास कुछ ही दिन पहले आए थे, जिनके अंदर एक ये मटर का दाना हम्म, फंस गया था, तो ये एक बास्केट से हमने इनका निकाला, ये देखिए यहाँ पे बाहर पड़ा हुआ है।
या फिर बहुत कॉमनली होता है नोज रिंग अटक जाता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैंने वीडियो दिखाया हुआ है कैसे हमने फोर्सेप्स से नोज रिंग को पकड़ के, नोज पिन को पकड़ के यहाँ से निकाला है। तो फीमेल्स में हम कई बार ऐसे देखते हैं। तो आइडिया यही रहता है कि इतनी सारी चीजें जो अब हमारे पास हैं, टेक्नोलॉजी ने जो इजी किए हैं, हमको डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट पर्पसेस के साथ साथ ये सब चीजें अवेलेबल हैं। तो डेफिनेटली एक ये है, रूटीन प्रैक्टिस में आपका इनकॉर्पोरेट होगा। बट यस, कुछ सेंटर्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड रहते हैं, जो कि काम अब सर्जरी की तरह है, कुछ लोग कैसे करते हैं, कुछ लोग कैसे करते हैं। तो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे डेफिनेटली इसके बेनिफिट आते True, true. So thank you so much, Dr. Sameer, for such an elaborative session. एंड मतलब व्यूअर्स को बहुत ही क्लियर गाइडेंस मिलने वाला है, और मैं शेयर कर दूंगा बल्कि आपकी कांटेक्ट डिटेल्स, क्योंकि बैंगलोर में आप एक इतना फैंटास्टिक सेंटर चला रहे हैं, ऑफ कोर्स आपके सर के एसोसिएशन में। तो कोई भी हमारा व्यूअर अगर जाना चाहता है किसी पर्टिकुलर इंटरवेंशन प्रोसीजर के लिए, जरूर जरूर आपको कांटेक्ट करे। थैंक यू सो मच फॉर अ वंडरफुल वंडरफुल सेशन। आई एम हैं। ट्रूली ट्रूली डेफिनेटली डिलाइटेड। ग्लैड आई कुड हेल्प। कुछ क्वेश्चंस रहेंगे आपके व्यूअर्स के, आई विल बी एबल टू आंसर दोस आल्सो। Sure, sure. Thank you so much. Thank you so much.